बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद है आपको पिछले लेक्चर्स जो हैं वो समझ आए होंगे। हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ इंटीग्रेशन के हवाले से बात की थी। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं, उसके लिए आपने स्टार्ट किया था रेमान सम से। रेमान सम में क्या होता है कि आप किसी भी कर्व को लेके उसके एरिया जो है वो उसके अंडर दैट कर्व जो है वो फाइंड आउट करते हो। उसके लिए हमने स्टार्ट किया था रेक्टेंगल्स के साथ कि हम एक छोटी रेक्टेंगल्स बनाते हैं। पहले तो हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम x है, अगर f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x हमारी एक कर्व है तो उसमें ये है कि x को हम पहले पार्टीशनिंग करते हैं। इक्विस्पेस्ड किया था हमने, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर इक्विस्पेस्ड नहीं भी होता तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हमारी इक्विस्पेस्ड होने की वजह से हमारी कैलकुलेशन जो है थोड़ी सिंपल हो गई थी, तो उसके हवाले से हमने उस तरीके से किया था। फिर हमने क्या किया कि हमने रेक्टेंगल्स छोटी छोटी बनाई और एरिया ऑफ दोज रेक्टेंगल्स जो था वो लेके उनको सम किया, तो हमारे पास जो है वो एक अप्रॉक्सीमेट जो है वो एरिया आया अंडर दैट कर्व। ठीक है, फ्रॉम सम इंटरवल। जो डोमेन हमारे पास डिफाइन होना चाहिए, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए। सो डोमेन जो था वो a टू b था, जिसको हमने n पार्टीशनिंग में करके और फिर उसका एरिया फाइंड आउट किया था। ठीक है, जिस तरह हम कैलकुलस में करते हैं कि व्हेन लिमिट दैट लेंथ ऑफ दैट इंटरवल अप्रोचेस टू 0, तो आपके पास जो है एरिया अंडर दैट कर्व आ जाता है, जो कि आपको इंटीग्रेशन देता है। लेकिन हम क्योंकि हमारे जो h है वो अप्रोच 0 को नहीं कर सकता जब हम न्यूमेरिकली काम कर रहे होते हैं, तो उसमें यह है कि स्मॉल पार्टीशंस लेके हम करते हैं। उसमें हमने किया था मिड पॉइंट जो है वो भी अप्रॉक्सीमेशन ली थी हमने, एंड पॉइंट्स पे भी अप्रॉक्सीमेशन ली थी, लेफ्ट एंड पे ली थी, राइट एंड पे ली थी, और हमने देखा कि हमारा किस तरीके से जो है वो उसमें एरर जो है वो मिड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन में बेहतर रिजल्ट्स आए थे, एरर कम हो गई थी। फिर उसके बाद हमने उसको फर्दर इम्प्रूव किया। हमने ट्रेपेज़ॉइडल रूल जो है उसको हमने देखा, क्या किया हमने इसी तरह से रेक्टेंगल्स बनाई और उनके जो फंक्शंस के जो वैल्यूज थी उसके साथ हमने ट्रेपेज़ॉइड्स जो हैं वो एसोसिएट कर दिए। ट्रेपेज़ॉइड का क्या मतलब होता है कि दो साइड्स किसी भी जो है फोर साइडेड फिगर है उसमें दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल हों, तो वो आपका ट्रेपेज़ॉइड होता है। सो हमने ट्रेपेज़ॉइड को लेके एक ट्रेपेज़ॉइडल रूल बनाया। उसमें हमने देखा कि हम उससे हमारे जो है रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हुए। फिर उसके बाद एक और हमने काम किया कि हमने कहा कि नहीं, हम इसके अलावा ये सब अप्रॉक्सीमेशन जो थी वो लीनियर थी। फिर हमने क्या किया कि हमने पॉलिनोमियल अप्रॉक्सीमेशन ली और हमने 3 डेटा पॉइंट्स लिए। ठीक है, 3 डेटा पॉइंट्स से जो आपकी कर्व, पैराबोलिक कर्व जो थी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने बनाई, या पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 2 बनाया और उसको अप्रॉक्सीमेट किया। उससे हमारे पास जो है सैमसन 1/3 रूल आया। तो ये सारे हमने जो है इंटीग्रेशन के हवाले से हमने प्रोसेस किया। हमने कुछ एक आध एग्जांपल भी पिछले लेक्चर में की थी, लेकिन आज थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको स्टार्ट करते हुए पहले तो इन्हीं मेथड्स के कंपैरिजन आपको दूंगी, फिर हम उससे आगे नई जो है इंटीग्रेशन फार्मूलाज मज़ीद जो है वो उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास ये एग्जांपल है कि मिड पॉइंट ट्रेपेज़ॉइडल एंड सैमसन रूल्स। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना कि एंड पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेशन जो थी उसमें मिड पॉइंट जो था वो दैट वाज द बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन इन कंपैरिजन टू मिड एंड पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, फिर हमने ट्रेपेज़ॉइडल रूल भी देखा, हमने सैमसन रूल भी देखा, तो हम उनको कंपैरिजन जो है एक को डिफरेंट फंक्शंस लेते हैं, लेके उनका कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा जो है वो मेथड हमें ज़्यादा बेहतर जो है वो रिजल्ट देता है। सो ए कंपैरिजन ऑफ मिड पॉइंट ट्रेपेज़ॉइडल एंड सैमसन्स रूल्स applied to a variety of functions integrated over the interval from 1 to 1.2 and from 0 to 2। मैं दो डिफरेंट इंटरवल्स लेती हूँ, एक इस इंटरवल के साथ डिफरेंट फंक्शंस को हम एवेल्यूएट करेंगे और एक इस इंटरवल के साथ हम डिफरेंट फंक्शंस को एवेल्यूएट करेंगे। उसके लिए चले हम शुरू करते हैं कि इंटेग्रल्स ऑन द इंटरवल फ्रॉम 1 to 1.2। उसके लिए हमारे पास फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस हैं। एक x4 हम ले लेते हैं,
वन ओवर एक्स प्लस वन ले लेते हैं, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ले लें, फिर साइन एक्स ले लें और एक्सपोनेंशियल ई रेज़ टू द पावर एक्स जो है वो हम ले लेते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे पास जो है डिफरेंट मेथड से, डिफरेंट रूल से हमारे पास इनकी वैल्यूज़ किस तरह से आती हैं। अब अगर हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यूज़ देखें तो ये x4 जो है वो ओवर द इंटरवल जो है वो आपके पास इंटीग्रेशन है फ्रॉम 1 to 1.2 की, तो आपके पास x4 की जो है वैल्यू वो ये आएगी, 1 ओवर x प्लस 1 की ये वैल्यू आती है। इसी तरीके से 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की वैल्यू ये है, जबकि साइन x जो है वो ओवर दिस इंटेग्रल जो है वो उसकी वैल्यू ये है 1.17794 है और एक्सपोनेंशियल है 0.60184, इसकी वैल्यू ये आई है। अब उसके बाद हम देखते हैं मिड पॉइंट जो है रूल वो हमें क्या देता है, उसकी वैल्यू x4 पे अगर हम उसको लें, मिड पॉइंट फॉर्मूला ले लें, ठीक है, जो कि अप्रॉक्सीमेशन है, तो इसकी वैल्यू है 0.29282। तो यहाँ देखिए कि सिर्फ 2 डिजिट तक ये आंसर जो है इसका मैच कर रहा है, बाकी आगे जो है वो एरर इन्वॉल्व हो गई है। इसी तरह से 1 ओवर एक्स प्लस 1 की वैल्यू अगर आप देखें तो ये 3 डिजिट तक तो ठीक है, उसके बाद जो है आपकी एरर इन्वॉल्व हुई है। जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो भी 3 डिजिट तक जो है वो सही है, उसके बाद उसमें एरर इन्वॉल्व हुई है। इसी तरह से साइन एक्स को देखिए तो इसमें 2 डिजिट तक तो ठीक है, फिर उसके बाद इसमें एरर इन्वॉल्व हो गई, और एक्सपोनेंशियल में भी 2 डिजिट तक सही है, उसके बाद इसमें एरर इन्वॉल्व हुई है। अब उसके बाद आप देखिए ट्रिपेजाइडल रूल अगर हम ये यूज़ करें तो ये हमारे पास जो है वो एक्स रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू जो है वो 0.3073, और ये आप देखिए कि इनमें डिफरेंस कितना आ गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ इसकी वैल्यू देखें 1 ओवर एक्स प्लस 1 की, तो ये जो है वो आपका 3 डिजिट तक तो ये ठीक है, लेकिन ये है कि अगर आप डिफरेंस इसका फाइंड आउट करना चाहें तो ये डिफरेंस जो है ये ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। इसी तरह से जो है 1 ओवर एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो है वो उसकी वैल्यू भी 2 डिजिट तक तो सही है, लेकिन आगे इसका डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरीके से आपने साइन को कैलकुलेट किया, आपने ई रेज़ टू द पावर एक्स को कैलकुलेट किया, तो ट्रिपेजाइडल रूल से हमारे पास ये रिजल्ट्स आए। देन हमने सैमसन 1/3 रूल यूज़ किया, तो उसमें क्या है कि आपके पास जो है आप देखिए कि एक्स रेज़ टू द पावर 4 की जो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू थी वो ये थी 0.29766, और अगर यहाँ आप देखें तो ये 2976 और ये 4 डिजिट तक आपके आंसर जो है मैच कर रहे हैं। इट मीन्स कि इसकी एरर 0.0001 जो है वो यहाँ एरर आई है, जबकि ये बाकी दो मेथड से आपकी एरर जो थी वो ज़्यादा थी। इसी तरह से 1 ओवर एक्स प्लस 1 अगर आप देखें तो ये आपके पास जो है 531 एग्जैक्टली वही वैल्यू आ रही है जो कि आपके पास 5 डिजिट्स में जो आंसर था वही आंसर जो है वो आपको यहाँ पे दे रहा है। सो आपके पास जो है ये बेहतर रिजल्ट आपको मिले। अगेन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट जो है वो आपके पास है 0.29742, जबकि सैमसन रूल से भी आपके पास एग्जैक्टली वही आंसर आया, जबकि बाकी दो ने आपको कुछ एरर उसमें इन्वॉल्व की, ठीक है। फिर साइन एक्स अगर आप देखें तो साइन एक्स की भी वैल्यू एग्जैक्टली सैमसन रूल से सेम आपको मिल गई। अगेन आपके पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी आपको सेम मिल गई। सो आपके पास यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि आपका सैमसन 1/3 रूल जो है बाकी मिड पॉइंट और ट्रिपेजाइडल रूल के मुकाबले में बहुत बेहतर है, ठीक है। All the methods give useful results for the function on this interval from 1 to 1.2, but only Sampson rule gives reasonable accuracy on interval। अगर हम देखें तो आपके पास जो है यहाँ पे तमाम ही मेथड जो हैं वो हैं, इनमें थोड़ी एरर इन्वॉल्व है, लेकिन यह है कि आप देखिए कि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट जो है वो सोल्यूशन मिल रहे हैं सैमसन रूल से। फिर हम उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास 0 से 2 तक का इंटरवल हो तो फिर आपके पास इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स क्या आते हैं। उसमें फिर मैंने वही एग्जैक्टली वही लिए फंक्शंस जो मैं प्रीवियसली ले रही हूँ। तो आपके पास आप देखिए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है फ्रॉम 0 to 2 इंटरवल पे इंटीग्रल की वैल्यू 6.4 आती है।
1/x+1 की वैल्यू 1.099 है, 1 + x² अंडर रूट की वैल्यू 2.958 है, साइन x जो है वो है 1.416 और एक्सपोनेंशियल है 6.389। तो हम इनकी एग्जैक्ट वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली। अब आप देखिए मिड पॉइंट में आपके पास बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मतलब अनरीजनेबल आंसर है, बहुत ही ज़्यादा एरर है, आपके पास इसकी वैल्यू 2 आती है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो 1/x+1 को अगर हम करें तो ये हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है। 1 + x² को देखें तो 2.818 आता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है या आंसर्स, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे डिफरेंस इसका और ये तो बहुत ही अनरीजनेबल है। और ये आप देखिए साइन x की वैल्यू भी 0.2 से ज़्यादा का डिफरेंस इसमें आ रहा है। एक्सपोनेंशियल में भी आप देखिए कि यहाँ पे भी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। फिर हमने ट्रिपेजाइडल रूल किया तो यहाँ देखिए कि एग्जैक्ट जो है वैल्यू 6.4 थी। यहाँ पे ट्रिपेजाइडल रूल में 1.6 है। ये ख्याल रहे कि हम जो है वो डेटा पॉइंट्स जो हैं 2 डेटा पॉइंट्स ही यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ सिंगल जो है वो कंपोजिट फॉर्म्स नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। तो 1/x+1 जो है 1.333 आता है, ठीक है। और उसके बाद 1 + x² स्क्वायर रूट आता है 3.326। यहाँ देखिए डिफरेंस कितना ज़्यादा है। फिर साइन x जो है वो 0.909 है, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू ये है। फिर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वो 8.389 है। सो आपके पास कोई भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद हम सैमसन रूल पे आते हैं। सैमसन रूल पे आइए तो आपके पास आंसर है 6.667। यहाँ देखिए तो ये अगर इन दो से कंपेयर करें तो ये फिर काफ़ी बेहतर रिजल्ट नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपके पास है 1.111। अगर हम यहाँ देखें तो इसमें ये भी थोड़ा रीजनेबल लग रहा है, ठीक है, कुछ नज़दीक है, ठीक है। हाँ, सही। ये पॉइंट इसका डिफरेंस देखें ना, 0.099 का डिफरेंस था। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 0.002 तो ये डिफरेंस जो है वो उससे कम है। फिर उसके बाद 1 + x² स्क्वायर रूट है तो ये 2.958 था, ये 2.964 है। तो 1 डिजिट तक तो ये ठीक है और ये रिजनेबली बेहतर है। फिर साइन x की वैल्यू आप देखिए तो अगर इन दो के साथ कंपेयर करें तो ये उससे कहीं ज़्यादा क्लोज़र है। और फिर इसी तरह से एक्सपोनेंशियल की अगर वैल्यू आप बाकी से कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू भी काफ़ी रिजनेबल है। सो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सैमसन रूल था वो काफ़ी रिजनेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 मेथड्स। सो हमारे पास जो है हम अगर इंटीग्रेट करें, और ऑब्वियसली मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि अगर हम कुछ, अभी मैंने आपसे कहा कि ये हमने सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स लिया मिड पॉइंट के लिए, ट्रिपेजाइडल के लिए, सैमसन के लिए ऑब्वियसली हमें 3 डेटा पॉइंट्स चाहिए थे, इसलिए ये रिज़ल्ट जो है हमें बेहतर इसने अप्रॉक्सीमेशन दी है। तो उसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि अगर हम से उसको कंपोजिट को यूज़ करते चले जाते हैं तो हमें कितनी एक्यूरेसी जो है बेहतर मिलना शुरू हो जाती है। सो आपके मींस के ज़्यादा डाटा पॉइंट्स यूज़ करने से। एक और एग्जांपल देखिए, कंसीडर फाइंडिंग एन अप्रोक्सीमेशन टू e⁻x dx फ्रॉम 0 to 2। सैमसन्स रूल इज यूज्ड विद h = 1, ठीक है। हमारे पास क्या हुआ, h1 मतलब 0 to 2 है इंटरवल, तो h1 हुआ तो आपके पास क्या इंटरवल किस तरह से आता है, सिर्फ 2 सब इंटरवल्स आपके पास आ जाएंगे कि आपके पास ये अगर 0 है और ये 2 है तो आपके पास h1 ले लें तो ये हो गया h और 1, तो आपके पास 2 सब इंटरवल आ गए, ठीक है, 0 to 1 और 1 से 2, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 0 to 2 e⁻x विद रिस्पेक्ट टू d विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करें 1/3 e⁻, क्योंकि इसमें आप देखिए कि आपके पास डेटा पॉइंट्स कौन से बनते हैं, डेटा पॉइंट्स आपके बनते हैं, ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन जो भी है उसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ फंक्शन है e⁻x, तो ये f(x) 0 है या सिर्फ आप 0 कह लें। यहाँ पे ये जो है वैल्यू ये f(1) है
और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू जो है वो ये f(2) है, ठीक है, जो भी फंक्शन है। और यहाँ पे क्योंकि e रेज़ टू द पावर x है तो हमारे पास ज़ीरो पे व्हेन x इक्वल टू 0 e रेज़ टू द पावर x जो है वो आपके पास हो जाएगा e रेज़ टू द पावर 0। इसी तरह x1 पे e1 और इसी तरह से x2 पे आपके पास ex इक्वल टू e2 हो जाएगा, ये जो हमने किया। और सैमसन जो रूल है वो है h/3, ठीक है, तो h क्योंकि 1 है सो आपके पास जो है ये h/3 जो है 1/3 आ जाएगा, e रेज़ टू पावर 0 प्लस 4 टाइम्स e रेज़ टू द पावर 1 प्लस e रेज़ टू पावर 2। जब इनको हमने सॉल्व किया और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट की तो वो हमारे पास जो है इसकी वैल्यू 6.4207278 आ जाती है, ठीक है। Since the exact answer in this case is e raised to the power 2 minus e raised to the power 0, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जब आप लेते हैं तो ये वही सेम आता है, लिमिट्स लगाइए तो आपके पास ये आंसर आएगा। दिस इज इक्वल टू 6.3890561, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसमें जो एरर इन्वॉल्व हुई है, द एरर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 0.0316717, ठीक है, आपके पास ये एरर इसमें इन्वॉल्व हो गई है। दिस इज लार्जर देन वुड जनरली बी रिगार्डेड एज एक्सेप्टेबल, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी काफ़ी जो है ना क्लोज, उसमें आंसर जो है बहुत क्लोज नहीं है, सिर्फ जो है ना एक आपके पास ये डिजिट जो है वो इस तरह से आया, अदरवाइज जो है वो आपके पास कोई भी जो है वो रिजनेबल नहीं है। यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 3 है, ये डेसिमल के बाद 4 है और ये आंसर रिजनेबल नहीं आंसर। सो हम क्या करेंगे कि हम इसको आगे फर्दर जो है देखते हैं कि सैमसन रूल हमारे पास किस तरह से हम इसको रीजनेबल आंसर के लिए यूज कर सकते हैं। टू अप्लाई कंपोजिट सैमसन रूल टू दिस प्रॉब्लम, सब डिवाइड 0 1, ठीक है। हमने पहले तो 3 डेटा पॉइंट्स, हमें सैमसन रूल में 3 ही डेटा पॉइंट्स चाहिए होते हैं, सो हमने मिड पॉइंट ले लिया था 1 और उसको यूज किया था। अब इसको क्या करते हैं कि इसको फर्दर सब डिवाइड कर देते हैं इंटू सब इंटरवल्स 0 1 एंड 1 to 2, ठीक है। तो अब इनका क्या है, हमने अब अपना सैमसन रूल को कंपोजिट बनाने के लिए हमें जो है वो यहाँ से 0 1 और 2, अब सैमसन रूल हम इधर इस पे अप्लाई करेंगे और फिर इस पे अप्लाई करेंगे। जब इस पे अप्लाई करना है तो हमें इसका मिड पॉइंट लेना होगा एक और इसका भी मिड पॉइंट एक लेना होगा। सो हमारे पास जो सैमसन रूल है पहले इस पे अप्लाई होगा और क्योंकि सैमसन रूल के लिए हमें 2 सब इंटरवल्स जो हैं वो चाहिए, और जब आप कंपोजिट बनाते हो तो मल्टीपल ऑफ 2 आपको सब इंटरवल्स चाहिए होते हैं। सो अब हम इनको सब डिवाइड कर देते हैं विद h इक्वल टू 1/2। ऑब्वियसली जब आपने यहाँ से आपके पास h जो था वो अगर हम इसमें 4 सब इंटरवल्स करते हैं जबकि लेंथ हमारे पास 2 है तो हर h की वैल्यू अब 1/2 हो जाएगी, 1/2 1/2 1/2 1/2। सो आपके पास जो है इनकी सारों की दिस गिव्स। अब इंटीग्रेशन आप कीजिए फ्रॉम 0 to 2 e raised to the power x dx इक्वल टू फ्रॉम 0 to 1, एक सब इंटरवल में हो गया e raised to the power x dx और फिर फ्रॉम 1 to 2 e raised to the power x dx, इस तरह स्प्लिट कर लिया। अब इस पे आप सैमसन रूल अप्लाई कीजिए, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/6 e raised to the power 0 प्लस 4 e raised to the power, इसका जो है वो हमारे पास क्योंकि अब जो सब इंटरवल आया था वो हमारे पास था 0 to 1, ठीक है। तो इसका जो मिड पॉइंट है वो हाफ है या 0.5 है, तो यहाँ पे 0.5 4 टाइम्स हो गया प्लस 1 e raised to the power 1। दूसरा इंटेग्रल जो है वो आपके पास क्या है, आपके पास e raised to the power 1 आ गया और 1 और 2 के दरमियान जो है वो आपके पास मिड पॉइंट जो आपके पास आता है वो आपके पास है 1 और 2, तो दिस इज 3/2 r 1.5, तो ये हमारे पास 1.5 पे 4 टाइम्स 1.5 है और e raised to the power 2 है। जब इन दोनों को एवेल्यूएट किया तो हमारे पास क्या, इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए, e raised to the power 0 प्लस 4 टाइम्स e raised to the power 0.5 प्लस ये e raised to the power 1 ये भी है, तो इनको जब कंबाइन किया तो 2 e raised to the power 1 हो गया प्लस 4 टाइम्स e raised to the power 1.5 प्लस e2। तो जब इनको हमने एवेल्यूएट किया तो हमारे पास जो है टोटल रिजल्ट जो है वो 6.391210 आ गया, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर नाउ हैज बीन रिड्यूस्ड मोर देन 90%।
सिर्फ ये हुआ कि हमने एक जो है वो इंटरवल के बजाय अब दो सब इंटरवल्स ले लिए। ठीक है, पहले हमने एक इंटरवल के साथ लिया था तो हमारे आंसर जो था उसमें काफ़ी ज़्यादा एरर थी। अब जब हमने उसको दो सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लिया तो हमने कंपोजिट रूल यूज़ किया तो हमारे पास आंसर जो है वो बहुत ही कम हो गया है। और अब इसकी आंसर जो है वो ये है 1.002154 ये एरर आपका आ गया जो कि 90% और कम हो गया है। ठीक है, इफ़ वी सब डिवाइड ईच ऑफ द इंटरवल्स 0, 1 एंड 1, 2 एंड यूज सैमसन रूल विद h इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब ये है कि हमने पहले तो इन दो इंटरवल को किया, अब इनको भी सब डिवाइड कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है वो 0, 1, 2 हो गया। इसको अभी हमने ये ले ले, अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो हाफ 3/2। अब ये वाला एक सब इंटरवल हम लेते हैं सैमसन रूल के लिए। ठीक है, तो ये जब हम यहाँ करेंगे तो दैट विल बी 1/4। ठीक है, इसी तरह से इसको हाफ कीजिए, इसको हाफ कीजिए और इसको हाफ कीजिए तो आपके पास जो h की वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1/4। देन हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल फ्रॉम 0 to 2 e raised to the power x dx इक्वल टू, पहले हमने पहले सब इंटरवल देखा। ठीक है, पहले जो है 0 से हाफ है, फिर हाफ से 1 है, 1 से 3/2 है और 3/2 से 2 है। तो ये आप जो है इस तरीके से आपका स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन ओवर द होल इंटरवल फ्रॉम 0 to 2, इसको हमने 4 उसमें सब इंटरवल्स में स्प्लिट कर दिया और हर एक पे आप सैमसन 1/3 रूल लगाइए तो ये दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि अब h जो है 1/4 हो गया तो h/3 जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 1/12 और e रेज़ पावर 0 e रेज़ पावर इसका मिड सेंटर पॉइंट जो है इस सब इंटरवल का वो है 0.025 और 0.25 फिर दूसरे पे आप एग्जैक्टली अप्लाई कीजिए, आपके पास ये वैल्यू आएंगी। इनका मिड पॉइंट है 0.75। फिर उसके बाद आपके पास जो है नेक्स्ट इसके लिए आप देखिए तो आपका फॉर्मूला जो है वो इनके 1 से 1.5 के मिड पॉइंट जो है 1.25 है। सो हमारे पास ये फॉर्मूला इस तरह से आ गया। लास्ट में आप देखिए कि 1.5 से 2 तक जब इंटीग्रेट करेंगे तो इनका जो सेंटर पॉइंट है वो 1.75 आता है और e रेज़ टू पावर 1.5 से लेके e रेज़ टू पावर 2 तक आपका ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। इन सब को अब आप कंबाइन कर सकते हैं, e रेज़ टू 1/12 और e रेज़ टू पावर 0 4 टाइम्स e रेज़ टू पावर 0.25। ठीक है, और ये आपके पास कंबाइन हो रहे हैं तो 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर 0.5 और इसी तरह से ये 4 टाइम्स ये हो जाएगा एंड e1 जो है 2 दफ़ा आ रहा है तो 2 टाइम्स e1, फिर ये 4 टाइम्स e रेज़ टू पावर 125 और ये अगेन ये आपके पास रिपीट हो रहा है। सो 2 टाइम्स e रेज़ टू पावर 15 प्लस 4 e रेज़ टू पावर 1.75 प्लस e स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है वो जब कंबाइन किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो है कंपोजिट फॉर्म में ये बना और इसका अगर हम सारे कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आंसर है 6.3891937। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एरर फॉर दिस अप्रॉक्सीमेशन इज 0.001376। सो देखें कि जो हमने इसको सब इंटरवल को किया और हमने इसको नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स बढ़ाए या सब इंटरवल्स बढ़ाए तो हमारे पास जो है एरर वो और कम हो गई। सो हमारे पास ये लॉजिकल भी है, क्योंकि जब हम कैलकुलस में रेमन सम की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि व्हेन h या विड्थ ऑफ द सब इंटरवल जो है या लेंथ ऑफ द पार्टीशन जो है वो दैट इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0 तो आपके पास वो इंटीग्रेशन की बात आती है, एरिया अंडर द कर्व आता है। तो इस यहाँ पे वही हो रहा है कि हम h को जो कम करते जा रहे हैं वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड 0। ठीक है, हम 0 तो नहीं ले रहे लेकिन हम बहुत स्मॉल वैल्यूज करते चले जाते हैं। जितनी स्मॉल वैल्यू आप करेंगे उतना ही आपकी वैल्यू जो है इंटीग्रेशन जो है वो आपको क्लोजर टू द एग्जैक्ट आंसर देगी। द ओनली 0.4 ऑफ द ओरिजिनल एरर, ठीक है, कि उसकी जो एरर है उससे सिर्फ 0.4 तक वो रह गया है।
सो हमारे पास जो है सैमसन रूल से हमने देखा कि ये हमारे पास, तो ये तो था कि हमने कहा कि हमने सैमसन 1/3 रूल यूज़ किया और किस तरह से हमने इसको जो है वो आगे जो है उसको कंपोजिट फॉर्म में ले जाके हमने देखा कि हमारी एक्यूरेसी किस अंदाज में पड़ती है। सैमसन एक और सैमसन रूल है जो कि 3/8 रूल कहलाता है। उसमें क्या है, अभी तक हमने ये किया था कि हमने मिड पॉइंट या एंड पॉइंट्स जो फॉर्मूला डिराइव किए थे, 2 डेटा पॉइंट्स लिए थे, ठीक है। ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए भी हमने 2 डेटा पॉइंट्स लिए थे। फिर आके हमने जो सैमसन रूल और 2 डेटा पॉइंट्स थे तो उनके साथ एक इंटरवल था सबके साथ। जब हम सैमसन 1/3 रूल पे आए तो हमने 3 डेटा पॉइंट्स लिए, 2 सब इंटरवल्स लिए, और हमने कहा कि 1/3 सैमसन रूल को अप्लाई करने के लिए जब भी आप उस पर अप्लाई करना चाहें, आपको अपनी पार्टीशनिंग मल्टीपल ऑफ 2 करनी होगी। मीन्स के आपने अपने जो सब इंटरवल्स बनाने हैं वो मल्टीपल ऑफ 2 होंगे। मीन्स कि आप 2 इंटरवल लेंगे या 4 लेंगे या 6 लेंगे या 8 लेंगे, इस तरीके से आप सब इंटरवल्स लेंगे और आपके पास 3 डेटा पॉइंट्स जो है वो आपको पास होंगे और उसमें आप कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं, मीन्स कि आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स हैं, तो आपके पास 3 सब इंटरवल्स हो गए। अगर आप 3 सब इंटरवल्स की बात करते हैं तो फिर आप जो है वो जो आपको फॉर्मूला मिलता है वो जो है वो आपको सैमसन 3/8 रूल देता है। जब 4 डेटा पॉइंट्स होंगे, हम क्या करेंगे कि हम अपने कर्व को जो है वो अप्रॉक्सीमेट करेंगे विद अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसमें क्या है कि 4 अननोन्स होंगे, 4 डेटा पॉइंट्स हमारे पास होंगे, हम वो अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो हमें फॉर्मूला मिलेगा। सो हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना सैमसन 3/8 रूल। द यूटिलाइजेशन utilizing Sampson's rule for integrating a function, it might be desirable to use an odd number of strips. अभी मैंने आपसे कहा ना कि जब आपके पास 4 डेटा पॉइंट्स होंगे तो आपके पास 3 जो हैं वो स्ट्रिप्स होंगी, 3 सब इंटरवल्स होंगे to approximate the area under the curve f of x. If 3 strips under a curve with 4 data points are used, it will lead to Sampson's 3/8 rule. To derive 3/8 rule, consider the area under 3-degree polynomial. ठीक है, आपने एक पॉलिनोमियल के साथ उसको अप्रोक्सीमेट कर दिया, connecting 4 points on the given curve. The general form of the 3rd-degree polynomial is y is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d. ठीक है, ये आपका 3rd degree polynomial है. Let us assume that the strip comprising the area under the curve symmetrically lie on both sides of the origin. Then 4 data points will have the coordinates. अब देखें, ये हमने पहले पीछे उसमें भी किया था कि अगर हम शिफ्ट ऑफ ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और अपनी जो एक्सिस है उसको सेंटर ऑफ दी स्ट्रिप्स ले आते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, आंसर आपका यूनिक रहेगा। कभी भी आंसर आपका चेंज नहीं होता। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले ऐसे हैं कि चाहे वो जिस डायरेक्शन से मर्जी आप उस पे अप्रोच करो, आपको आंसर एक ही मिलता है। सो कोई भी आप टेक्निक यूज करें, कोई भी मेथड यूज करें, कोई फॉर्मूला डिराइव करने के लिए, कोई आंसर फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंट मेथड्स होते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के। आप कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, लेकिन आंसर आपका एग्जैक्ट वही मिलेगा जो कि उसका आंसर है, क्योंकि आंसर यूनिक होता है। सो इस तरह से ये है कि शिफ्ट ऑफ ग्राफ बेशक आप कर लीजिए, आपको जो फॉर्मूला है एट द एंड जो है वो वही मिलेगा जो कि उसका फॉर्मूला है। सो हम अगर शिफ्ट ऑफ ग्राफ यूज करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, हमारी डेरिवेशंस आसान हो जाती हैं। सो हम क्या करेंगे कि जिस तरह से पिछले मेथड में भी किया, हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो इस तरीके से ले लेंगे कि हमारे पास सेंटर में वाई एक्सिस आ जाए और बाकी स्ट्रिप्स जो हैं वो हमारी उसके अराउंड जो है वो हो जाए। सो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास क्योंकि 4 डेटा पॉइंट्स हैं, तो हम अगर यहाँ से लें, यहाँ पे मैं इसको ले लेती हूँ। फर्ज करें x0 है, x1 है, x2 है और x3 है। ठीक है, ये 4 डेटा पॉइंट्स हैं। इसकी ये डिस्टेंस अगर h है, ठीक है, ये h है, ये भी h है
और ये भी h है, ठीक है। अब हम अगर इसको जिस तरह हमने पिछली दफ़ा किया था, अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास इसके सेंटर जो है ये आएगा, और यहाँ हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो ये लेंथ जो है ऑब्वियसली जब हमारे पास h लेंथ थी तो ये लेंथ अब हमारे पास h/2 हो गई, ये h प्लस h/2 3h/2 हो गई, और इसी तरह से ये आपके पास माइनस h/2 है, और ये सारी की सारी जो है वो माइनस 3h/2 है। सो हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स आ जाएंगे वो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे एक्स एक्सिस पे वो हमारे पास होंगे माइनस 3h/2, माइनस h/2, फिर h/2 और 3h/2, और इसके अकॉर्डिंगली हम फंक्शन की डेटा पॉइंट्स हमारे पास फंक्शन के होंगे। सो हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इस तरह से हैं कि ये है माइनस 3/2h, और उसके करस्पॉन्डिंग हम जो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है डाटा उसको हम y0 कह देते हैं। फिर माइनस 1/2h, और उसके करस्पॉन्डिंग जो डेटा पॉइंट है वो y1 है। फिर 1/2h और y2 है, 3/2h y3 है। ये डेटा पॉइंट्स हमारे जो शिफ्ट ऑफ ग्राफ से हमने फाइंड आउट कर लिए। तो हमारे पास ये जो है कर्व पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये माइनस 3/2h है, इसके करस्पॉन्डिंग आपके पास y0 है कर्व पे, माइनस 1/2h है, इसके करस्पॉन्डिंग y1 है, 1/2h है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे y2 है, देन 3/2h है तो इसके करस्पॉन्डिंग y3 हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं। ये हमारे पास एक कर्व है। सो अब हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फ्रॉम माइनस 3/2h टू 3/2h, ठीक है। हमने हमारे पास जो इसमें आपके पास आया ये हमारे पास एरिया है, ठीक है। हमने इसको फाइंड आउट करना है। सो आपके पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स आएंगी वो माइनस 3/2h से लेके 3/2h तक होंगी। देयरफॉर वी हैव दिस थिंग, ठीक है, दैट इज A3 स्टेप, ठीक है। हमारे पास 3 स्टेप्स हैं तो इसलिए मैंने इसको 3 लिख लिया कि उसके करस्पॉन्डिंग ताकि हमें आगे जो है लेबल करने में आसानी हो। तो A3 स्टेप्स जो है वो दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 3/2h टू 3/2h, और पॉलिनोमियल हमारा क्या है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, और इंटीग्रेट हम कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो है ये आप इंटीग्रेशन कीजिए तो ये क्या होगा, ax 4/4 प्लस bx³ 3 प्लस cx² 2 प्लस dx, ठीक है। और इसकी लिमिट क्या है, माइनस 3/2h से 3/2h तक की, ठीक है। तो अब हम जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आप देखिए कि x की जगह हम 3/2h लगाएंगे, और हमारे पास जो है वो इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। x4 है, सो दिस इज a/4 हमने ये लिख लिया, और 3/2h रेज़ टू द पावर 4 प्लस b/3 x जो है क्यूब है तो 3/2h क्यूब प्लस c/2 3/2h स्क्वायर प्लस d मल्टीप्लाइड बाय 3/2h, और फिर ये माइनस है और उसके साथ यहाँ पे भी माइनस का साइन है, तो ये माइनस a/4 माइनस 3/2h रेज़ टू द पावर 4 प्लस b/3 माइनस 3/2h क्यूब प्लस c/2 माइनस 3/2h स्क्वायर प्लस d माइनस 3/2h। अब देखिए हमने जो शिफ्ट ऑफ ग्राफ किया उसकी हमें क्या आसानी हुई, हमें आसानी ये हुई कि हमारे पास क्योंकि सिमेट्री में डेटा पॉइंट्स हैं तो ये इसके साथ जो है ये इनके सेम जो है न्यूमेरिक वैल्यू हैं, सिर्फ साइन जो है यहाँ पे चेंज होंगे, जो साइन चेंज होंगे उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ देखिए कि ये माइनस और माइनस की पावर 4 है, इवन नंबर है, सो इट विल बिकम पॉजिटिव, लेकिन बाहर माइनस है, सो ये वाले आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ माइनस की पावर क्यूब है, सो यहाँ माइनस निकलेगा, और ये भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या रहता है, 9/4 bh³, ठीक है। आपके पास जो है b की टर्म्स जो हैं वो आपके पास ये कैंसिल आउट होती हैं और ये जो है ऐड हुई, तो ये 9/4 b3 आ गया। इसी तरह से जो है ये वाली कैंसिल आउट हुई और d वाली टर्म्स जो है आपके पास जो है वो आ गई, और ये आपके पास
जो है एक्सप्रेशन आ गया। सो आपके पास जो एरिया अंडर द कर्व था वो इन टर्म्स ऑफ बी एंड डी आ गया। अब हम बी और डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डेटा पॉइंट से, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें एरिया अंडर द कर्व जो है इन 3 स्टेप्स ऑफ 3 स्टेप्स जो है वो हमें मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग। Constant b and d they can be determined from the data points, ठीक है, आपके पास known है। they must all satisfy equation 1 using these 4 sets of points into the equations this we obtain y naught is equal to, ये हमारे पास हमने जो पॉलिनोमियल कंसीडर किया था वो उससे हमने हेल्प से ये b और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो y naught is equal to a, और ये आपके पास डेटा पॉइंट्स है, मैं पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो ये आपके पास जो है c3-3/2 h प्लस d, एक ये आ गया। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है y1, जब y1 है तो h जो है x की वैल्यू है -1/2 h, सो ये आ जाएगा a -1/2 h क्यूब प्लस b -1/2 h स्क्वायर प्लस c -1/2 h प्लस d, और ये आपके पास आ गया। अगेन जो थर्ड डेटा पॉइंट्स था वो दैट वाज y2 1/2 h पे, तो ये a 1/2 h क्यूब प्लस b 1/2 h स्क्वायर प्लस c 1/2 h प्लस d, ठीक है। और जो लास्ट डेटा पॉइंट है वो क्या है y3, और उसकी में x की वैल्यू है 3/2 h, तो सब्स्टिट्यूट हम करते हैं 3/2 h क्यूब प्लस b 3/2 h स्क्वायर प्लस c 3/2 h प्लस d, तो ये हमारे पास 4 जो हैं वो वैल्यूज आ गई, 4 डेटा पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो गई। अब आप देखिए शिफ्ट ऑफ ग्राफ का ये फायदा देखिए कि यहाँ पे जो है ये जो कोफिशिएंट्स बनता है और ये जो फोर्थ का कोफिशिएंट बनता है दोनों सेम है। इसी तरह से अगर इसमें देखें तो ये सेम है, और इसी तरह से आपकी सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो है उनके कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन का डिफरेंस है। सो हम इनको इससे हेल्प से हम जो है यहाँ से बी और डी कैलकुलेट करते हैं। सो हमारे पास जो है वो ऐड करेंगे जब इक्वेशंस को 2a और 2d को, तो हमारे पास जो है देखिए इस इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का साइन है। अब इनमें क्या है, हमें क्योंकि b चाहिए तो स्क्वायर में ये पॉजिटिव हो गया, ये एक नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम जस्ट क्या करेंगे, हम y0 प्लस y3 ऐड करेंगे, ठीक है। हम 2a को और 2d को हम ऐड करते हैं। इसी तरह से हम जो है y1 और y2 को भी ऐड करेंगे, और फिर उनके फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें जो है वो आंसर मिलेगा। सो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 9/2 h स्क्वायर b प्लस 2d, ठीक है। फिर इसी तरह से हम दो इक्वेशंस जो सेंटर वाली हैं उनको ऐड करते हैं 2b और 2c को, और हमारे पास आ जाता है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1/2 h स्क्वायर b प्लस 2d, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, दो अननोन्स हैं b और d दोनों में। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें एक दूसरे से तो d हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें b मिल जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि पहले से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो यहाँ से आप देखिए 9/2 h स्क्वायर b है और 1/2 h स्क्वायर b है। 9/2 माइनस 1/2 जो है वो आपके को 4 देता है, h स्क्वायर और b हो गया, और दिस इज इक्वल टू y0 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2। तो आपके पास जो है ये आंसर आ गया। सो b विल बी इक्वल टू y0 प्लस y3 माइनस y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय 4h स्क्वायर। यहाँ से आपके पास b की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अब यहाँ से आप क्या करें कि चाहे तो यहाँ से किसी एक इक्वेशन में b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, और या फिर ये है कि इन दोनों के कोफिशिएंट्स जो हैं वो सेम करके इनको आपस में जो है वो ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपके पास जो है आंसर में आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यूजिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 4 और 3 दिस गिव्स d इक्वल टू 1/16 9y1 प्लस 9y2 माइनस y0 माइनस y3।
ठीक है, आपके पास बी की वैल्यू भी आ गई, डी की वैल्यू भी आ गई। अब एरिया अंडर द कर्व जो हमने 3 स्ट्रिप्स का कैलकुलेट किया था उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए दोनों वैल्यूज को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए 3 स्ट्रिप्स जो है 9/4 h³ और आप देखिए हमारे पास एरिया आया कैसे था, हम पहले उसको देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा, ये क्या था 9/4 BH³ + 3DH आपके पास आया था। अब बी और डी की हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब यहाँ वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो है वो ठीक है 9/4 और आपके पास था b h³ है और b की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y0 + y3 - y1 - y2 डिवाइडेड बाई 4h² ये आ गया। और आपके पास जो है 3/16 और d की वैल्यू की तो 3dh है, तो d की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 3/16h और 9y1 + 9y2 - y0 - y3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है वो यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं 3/16, ठीक है, h को, और ये क्योंकि h³ है ये h² है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/4 ये है, 4 ये है, 16 हो गया। सो हम 3/16 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर जो है वो आ जाता है 3y0 + 3y3 - 3y1 - 3y2, ठीक है। और ये 3/16h यहाँ पे हमने कॉमन लिया तो ये एज इट इज हमारे पास आ जाएगा +9y1 + 9y2 - y0 - y3। तो जब अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास देखें y0 और y0 जो है वो इसको कंबाइन कीजिए, आपके पास आ जाता है 3/16h तो आपके पास है ही, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 2y0, फिर y1 देख लीजिए 3y1 + 9y1 तो ये आपके पास जो है वो 6y1 आ जाएगा। देन आपके पास y2 में -3 ये है -3y2 + 9y2 तो ये आपके पास अगेन 6y2 आ जाता है। और देन आपके पास y3 जो है ये 3y3 और -y3 तो ये +2y3 आ जाता है। अब यहाँ देखिए कि 2 6 6 2 है तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो जब 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3/8h y0 + y3y1 + 3y2 + y3। तो ये आपके पास एरिया अंडर द 3 स्ट्रिप्स जो है वो इस जो थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल से आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास जो है वो ये आंसर आपको मिला, ठीक है। दिस विच इज नोन एज द सैमसन 3/8 रूल। यहाँ से देखिए 3/8, वहाँ था 1/3 तो वो इसका जो कोफिशिएंट था वो 1/3 था, ये 3/8 रूल आपके पास यहाँ से आ गया। सैमसन्स 3/8 रूल इज यूज्ड टू ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट एरियाज contained in 3 equal width strips under a curve. It gives the area in terms of 4 ordinates y0, y1, y2 and y3 and the width h of a single strip, ठीक है, h जो है वो सिंगल स्ट्रिप है। If the area under the curve is divided into n a multiple of 3, ठीक है, हमने क्या करना है, जब सैमसन 3/8 रूल यूज करना है तो हमें 3-3 की स्ट्रिप्स बनानी होंगी, ठीक है। तो जब आप n को पार्टीशन करेंगे, आपका जो डोमेन है उसको जब पार्टीशन करेंगे और सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए ताकि आप उसको यूज करते हुए 3-3 के साथ आप कंबाइन कर सको। देन द एप्लीकेशन ऑफ 7 गिव्स A0 जो है वो आपके पहले 3 स्ट्रिप्स जो हैं वो किस तरह से होंगे, आप देखिए आपके पास जो है वो अगर डेटा पॉइंट्स इस तरह से हैं x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 और इस तरह से ये चलता चला जाएगा। तो आपके पास जो है पहले तो आपको ये वाले जो हैं ये 4, ये सैमसन रूल के लिए आपको पहला सेट ये चाहिए
दूसरा सेट जो है वो आपको यहाँ से ये चाहिए, तीसरा सेट जो है वो आपको यहाँ से ये चाहिए, और इसी तरह से आप चलते चले जाएं। तो जो n होगा xn -1, xn -2 और xn -3। तो आपको लास्ट सेट जो है वो ये चाहिए होगा। सेंटर में भी इसी तरीके से आपको सेट्स चाहिए। सो द एरिया फर्स्ट जो है हम ए नॉट से सब्सक्रिप्ट कर लेते हैं, और ये हमारे पास जो है ए नॉट इज इक्वल टू 3h/8 और उसके साथ ही y नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y3। ये फार्मूला आपका फर्स्ट सेट के लिए है। उसके बाद आप देखिए कि जो दूसरा आप शुरू करेंगे, दूसरा स्ट्रिप शुरू करेंगे, वो कहाँ से शुरू करेंगे? x3 से शुरू करेंगे। x3 से लेके x6 तक आप जाएंगे। तो हम दूसरे एरिया को हम अगर 3 से सब्सक्रिप्ट से शो करें तो वो हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3h/8 प्लस y3 प्लस 3y4 प्लस 3y5 प्लस y6। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने जो पहला वाला ऑर्डिनेट था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ जो है सब्सक्रिप्ट इसको नाम दे दिया। इसी तरह से a6 जो है अगला जो है वो 6 से शुरू होगा। a6 होगा 3h/8 y6 प्लस 3y7 प्लस 3y8 प्लस y9। अब ये है कि आप पूछ सकते हैं कि ये क्यों हम 1 2 3 क्यों नहीं करते, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। लेकिन ये है कि जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको बहुत पर्टिकुलर होना पड़ता है, क्योंकि जब ये सारे का सारा काम आप करेंगे तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट से आप पूरे का पूरा प्रोग्राम चाहे n 100 टाइम्स जो है वो आपके पास हो जाए, 1000 टाइम्स हो जाए, मल्टीपल ऑफ 3, तो वो आप जो है आप उसको जो है हैंडल कर सकते हैं एक स्टेटमेंट के साथ। लेकिन अगर आप इनकी सब्सक्रिप्ट का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ ना कुछ जो है डिफरेंट चीज़ें दे देगा, वो आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा। अब मैं इसको जनरलाइज करके आपको बता दूंगी कि किस तरीके से इसको आप एक स्टेटमेंट में लिखेंगे। सो ये आपके पास हो गया a6 ये हो गया। इसी तरह आप चलते चले जाएं तो जो लास्ट में आपके पास आएगा दैट विल बी इक्वल टू n-3, क्योंकि देखिए आपके पास जो अगर आखिरी हम देखें तो हमारे पास जो है ये यहाँ से देखिए कि जब हम इनको ऐड करते हैं, इसको ऐड कीजिए तो ये y3 और y3 ये दोनों कॉमन हो रहे हैं, 2 टाइम्स हो जाएंगे। इसी तरह y6 और y6 कॉमन हो रहे हैं, ये 2 टाइम्स हो जाएंगे। इसी तरह से y9 और नेक्स्ट में y9 होगा वो कॉमन हो जाएंगे, और इसी तरह से ये सिस्टम जो है वो आगे चलता रहेगा। एंड देन यू विल गेट ठीक है, आपके पास 2y3 हो गया प्लस 3y4 प्लस 3y5 और फिर अगेन y6 जो है 2 दफ़ा ऐड हो रहा है, 2y6 हो गया, फिर 3y7 प्लस 3y8 और 2y9 होगा। और इसी तरह से हम चलते जाएं तो हमारे पास 2yn-3 प्लस 3yn-2 प्लस 3yn-1 प्लस yn टोटल जो है ये सारे का सारा अगर हम करें तो हमारे पास ये जो है इस तरह से सारा सम होके ये टोटल एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम x0 टू xn या फ्रॉम a टू b जो है वो आपके पास आपको मिल गया। इक्वेशन 9 इज कॉल्ड द कंपोजिट और एक्सटेंडेड सैमसन ट्री एट रूल। टू ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट एरिया अंडर द कर्व जो है वो हम ये इस तरह से फाइंड आउट, ये फॉर्मूला आपका सैमसन ट्री एट रूल का कंपोजिट फॉर्मूला है, ये आपके पास आ गया। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू अ मल्टीपल ऑफ 3 इंटरवल्स। अभी हम आगे शुरू करते हैं। ये हमने क्या किया, हमने मिड पॉइंट रूल्स यूज़ किए, हमने एंड पॉइंट रूल्स यूज़ किए, हमने ट्रिपेजॉइडल रूल देखा इंटीग्रेशन के लिए, हमने सैमसन 1-3 रूल देखा, हमने सैमसन 3-8 रूल देखा। लेकिन क्या है कि हमने उनकी एरर्स को हमने कहा तो सही कि हमारी ये अप्रॉक्सीमेट है, हमने एग्जांपल्स भी देखें कि एरर जो है इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन हम इस तरह से एरर जो है हमें हर जो इंटीग्रेशन फंक्शन है जिसकी को हमने इंटीग्रेंड जो है जो फंक्शन है सबका एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते कि हमारी कितनी एरर इन्वॉल्व है, कितना हमें प्रिसाइज जो है वो सब इंटरवल्स को कितनी डिवीजन करने की ज़रूरत है, या हमें कौन सा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत है कि हमें आंसर जो है वो अप्रॉक्सीमेट जो है वो विद मिनिमम एरर जो है वो मिले।
सो हम जो है यहाँ पे हमने तो इस तरह से कैलकुलेट किया था ना कि हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन था और हमने उसके साथ कंपेयर कर लिया था। अब हम आते हैं कि हम उसकी एरर को किस तरह से इन्वॉल्व करेंगे और किस तरह से देखेंगे कितनी एरर जो है वो इन्वॉल्व होती है, और वो हम उस एरर को अपने अकॉर्डिंगली, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेंगे। उसके लिए हम फिर न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूलाज पे जाते हैं, और आप देखिएगा कि ये हमने जो सारा पिछला काम किया था ना, पॉलिनोमियल्स इंटरपोलेशन की बात की थी और सारा कुछ किया था, पॉलिनोमियल्स वगैरह बनाए थे, उन्हीं की हेल्प से हम जो है यही फार्मूलाज को डिराइव करेंगे, और साथ उनकी एरर को भी हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें कितनी एरर इन्वॉल्व हो रही है, मैक्सिमम एरर कितनी इन्वॉल्व हो रही है, और उससे के अकॉर्डिंगली हम अपना जो है फार्मूला मैनेज कर लेंगे। हम न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फार्मूला की तरफ जाते हैं। द यूजफुल स्ट्रेटेजी इन डेवलपिंग फार्मूलाज फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इज टू पास अ पॉलिनोमियल through points defined by the function and then integrate this polynomial approximation to the function. This permits us to integrate a function known only as a table of values. When the values are equispaced, Newton-Gregory forward polynomial is a convenient starting point. ठीक है, हमने न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स जो हैं वो किए हैं। ठीक है, आप उसको रिकॉल कीजिए और हम उसको यूज करने जा रहे हैं कि हमने इंटीग्रेट करना है। द न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड्स दैट आर derived by integrating the Newton-Gregory interpolating polynomials are the Newton-Cotes integration formula. ठीक है, कि जब हम न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल्स जब यूज करेंगे तो वो जो फॉर्मूला होंगे वो न्यूटन कोट्स इंटीग्रेशन फॉर्मूला कहलाएंगे, और इसमें हमें एरर बी जो इन्वॉल्व होगी वो भी हम कैलकुलेट कर पाएंगे। देन फ्रॉम ए टू बी ऑफ integration of a function f of x with respect to x is approximately equal to integration from a to b of polynomial of order n of s आपको न्यूटन ग्रेगरी इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल में पता है कि क्या था, दैट वाज x को हमने डिफाइन किया था x नॉट प्लस एस एच। ठीक है, ये था। इसको यूज करके हमारे पास जो है इन टर्म्स ऑफ s जो है वो पॉलिनोमियल्स आए थे। हमने इसको इसलिए सबस्क्रिप्ट में s लिखा है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx. This formula will not give us the exact answer because the polynomial is not identical with f of x. We get an expression for the error by integrating the error term of Pn xs. ठीक है, if the degree of polynomial is too high, errors due to round off and local irregularities can cause a problem. This is why only the lower degree Newton-Cotes formulas are often used. So starting with the Newton-Gregory forward polynomial of degree n, हमारे पास क्या है, न्यूटन-ग्रेगरी फॉर्मूला जो है वो पॉलिनोमियल जो है वो आपके पास है f नॉट प्लस s डेल। ठीक है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, डेल जो है वो हमें ये ऑपरेटर फॉरवर्ड डिफरेंस को शो कर रहा है, एफ नॉट प्लस एस एस माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ नॉट प्लस एस एस माइनस वन एस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब ऑफ एफ नॉट, और इसी तरह से आप चलते चले जाएं। आपके पास जो है वो nth टर्म जो आएगी एस एस माइनस वन एस माइनस 2 और एस माइनस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल एंड डेल एन एफ नॉट। और इसके बाद भी आपके पास जो है अगर पॉलिनोमियल है तो ये nth डिग्री है, अगर आप सीरीज की बात करेंगे तो ये प्लस करके आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगी। अब n इक्वल टू 1, ठीक है, जब n इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 है तो ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ s, और यहाँ पे n भी 1 है तो ये आपकी टर्म जो है सिर्फ ये दो टर्म्स आपके पास रह जाएंगी। सो n इज इक्वल टू 1, द टू डाटा पॉइंट्स x नॉट f नॉट, ठीक है, x1 f1 जो है वो आपके पास मौजूद हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा p1 xs इक्वल टू f नॉट प्लस s टाइम्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ f नॉट एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b ऑफ दिस फंक्शन f of x dx जो है वो दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू integration from x naught to x1 of this polynomial p1 xs dx equal to integration from x naught to x1 f naught plus s time forward difference at f naught dx.
अब आप देखिए कि हमारे पास जो है ये dx है, ये लिमिट्स भी इसी में है, लेकिन हमारे पास फंक्शन जो पॉलिनोमियल है वो इन टर्म्स ऑफ s है, क्योंकि ये तो आपके पास डेटा पॉइंट है, ये भी डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये फॉरवर्ड डिफरेंस है, इट मीन्स f1 माइनस f0 जो है ये सारे डेटा पॉइंट्स हैं, कांस्टेंट्स हैं। जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ s है। तो हम पहले काम ये करेंगे कि हम अपनी इंटीग्रेशन को इन टर्म्स ऑफ s लिखेंगे। आपके पास फॉर्मूला है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एस एच। तो यहाँ से हमारे पास dx क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू h, क्योंकि कांस्टेंट है तो h ds हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से हम जो है लिमिट्स को भी चेंज करते हैं कि मैं x इक्वल टू एक्स नॉट, जब x नॉट के इक्वल हो जाएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सो s विल बिकम इक्वल टू 0। और अगर x जो है वो x1 है तो ये x1 माइनस एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू क्या होगा, h होगा, x1 माइनस एक्स नॉट h हो जाएगा, तो h इक्वल टू एस एच। सो s आपके पास जो है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। दिस गिव्स, अब इंटीग्रेशन हम जो है इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, एफ नॉट प्लस एस फॉरवर्ड डिफरेंस डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स नॉट की बजाय हम एस को 0 कर देते हैं और यहाँ पे x1 के बजाय s को 1 कर देते हैं और dx की जगह हम h ds लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है ये, ठीक है। अब h हमारा कांस्टेंट है, वी कैन टेक इट आउट, और ये जो है ये भी हमारे पास एफ नॉट प्लस ये h और इंटीग्रेशन एक ये हो गई प्लस फॉरवर्ड डिफरेंस h, और ये आपके पास दूसरी इंटीग्रेशन हो गई। अब दिस विल बिकम इक्वल टू एफ नॉट एस टाइम्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट आपने किया तो क्या है, ये डी एस जो है वो s हो जाएगा और लिमिट होगी फ्रॉम 0 to 1। इसको जब करेंगे तो ये होगा s स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट होगी 0 to 1। ठीक है। अब जब सब्स्टिट्यूट कीजिए लिमिट तो ये एफ नॉट एच है और 1 जो है वो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और s जो है एक 1 के लिए ये आ गया, फिर फॉरवर्ड डिफरेंस आपके पास आ गया h और डिवाइडेड बाय 2, तो s स्क्वायर को करेंगे तो 1 के 1 आएगा और 0 हो जाएगा, सो आपके पास टोटल ये आ जाता है। नाउ यूजिंग फॉरवर्ड डिफरेंस एफ नॉट इज इक्वल टू f1 माइनस एफ नॉट, आपके पास क्या आ गया h बाई 2, ठीक है। यहाँ पे f1 माइनस एफ नॉट आप जब यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ नॉट एच प्लस एच टाइम्स f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो जब इसको आपने किया तो ये आपके पास क्या आ गया, एच f1 बाई 2 प्लस एफ नॉट एच माइनस एच एफ नॉट ओवर 2। तो जब इसमें आपने लिया तो एच f1 बाई 2 प्लस इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो आपके पास आ जाता है एफ नॉट एच ओवर 2। तो ये आपके पास हो गया, h बाई 2 आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास आ जाता है एफ नॉट प्लस एफ 1। एंड फॉर द एरर एस्टिमेशन हमने n इक्वल टू 1 का पॉलिनोमियल लिया था, ठीक है, 2 डेटा पॉइंट्स के लिए, लेकिन इसमें कितनी एरर इन्वॉल्व हुई उसके लिए क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टर्म रूल यूज़ करेंगे और फिर उसमें हम उसको नेक्स्ट जो है वो उसकी टर्म जो अप्रॉक्सीमेट हुई, क्योंकि हमने जो पॉलिनोमियल लिया error is approximately the value of the next term that would be added to p1x। तो हमने अभी जो किया था पॉलिनोमियल हमने लिया था वो that was p1xs था, this was equal to f नॉट प्लस s, ये हमने लिया था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो होगी s माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ नॉट। तो एरर के लिए एस्टिमेशन के लिए हम इसको इंटीग्रेट करके हम देखेंगे कि हमने कितना कौन सी टर्म छोड़ी है, उसकी कितनी मैग्नीट्यूड थी। सो हम ये नेक्स्ट टर्म रूल जो है वो ये है कि हमने अब इसको हमने इंटीग्रेट करना है और ये हमारे पास क्योंकक्योंकि हमने इसको छोड़ दिया था तो ये एरर हो गई। सो हम किस तरह से करेंगे कि इंटीग्रेशन वही है फ्रॉम एक्स नॉट से x1 s माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ नॉट और dx। अगेन हम वही प्रोसेस यूज़ करेंगे जो हमने किया, हम इसको s में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये 0 से 1 हो जाएगा, s जो है वो आपके पास s माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ नॉट, ये भी कांस्टेंट है और ये जो है ये h ds हो जाएगा,
सो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो इस तरह से आ गई। अब क्योंकि हमारे पास डेल स्क्वायर एफ नॉट जो है ये कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सो हम इनको बाहर ले सकते हैं और ये आपके पास हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस डिवाइडेड डी एस। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास जो है ये आ जाएगा एस क्यूब ओवर 3 माइनस एस स्क्वायर ओवर 2 और लिमिट है फ्रॉम 0 to 1। जब इसको सब्स्टिट्यूट किए तो 1 के साथ तो ये हो जाएगी, 0 के साथ ये दोनों 0 हो जाएंगे। सो ये होगा 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 2। तो इनका जब एलसीएम हम लेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो वैल्यू आती है विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे इसमें ये टर्म जो है ग्रेटर है और ये साइन माइनस है, सो माइनस एच ओवर 12। ठीक है, इनका 6 है, ये 12 हो गया और आपके पास डेल स्क्वायर एफ नॉट। ठीक है, और इसको अब हमने अभी जो किया है, हमने अगर हम डेरिवेटिव के हवाले से देखें तो डेरिवेटिव क्या होता है, अगर कैलकुलस को रिकॉल करें तो आपके पास क्या था, एफ ऑफ एफ प्राइम एट एक्स नॉट जो था दिस वाज इक्वल टू द लिमिट, ठीक है, व्हेन एक्स गोज टू एक्स नॉट, ये हो जाएगा x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि न्यूमेरिकली हम ये लिमिट इस तरह से नहीं लेते कि हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए, बट हम कहते हैं कि दिस शुड बी वेरी स्मॉल। अब x माइनस एक्स नॉट जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके पास है डेल स्क्वायर एफ नॉट, तो इसको अगर हम देख लें तो ये हम इसके साथ अगर इसको करना चाहें तो ये x1 अप्रोचेस टू एक्स नॉट हो जाएगा और ये f1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट है। ठीक है, ये डेल स्क्वायर ये आपके पास टर्म है। ठीक है, ऊपर जो है, और एक अगर ये तो डेल है, लेकिन डेल स्क्वायर की बात करेंगे तो आपके पास जो है वो एक दफ़ा और ऑपरेट करेंगे तो आपके पास जो है लिमिट वो ये हो जाएगी x1 अप्रोचेस टू, अब ये x2 अप्रोचेस टू एक्स नॉट हो जाएगी और f1 f2 माइनस 2f1 प्लस एफ नॉट डिवाइडेड बाय ये जो है x2 माइनस एक्स नॉट, तो ये आपके पास जो है वो एच स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, आपके पास स्क्वायर हो गया। सो ये आपके पास अब इसकी वैल्यू क्या है कि आप ये जो है ये डेरिवेटिव भी है, लेकिन आपके पास ये टर्म्स जो है ये इस तरह आ रही है। सो हम इसको अगर अप्रोक्सीमेट करना चाहें डेरिवेटिव के साथ तो हम क्या करेंगे, h माइनस एच ओवर 12, ठीक है, और ये डेल स्क्वायर एफ नॉट है, इसको हम अगर हम ये एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो हमें इधर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये क्यूब हो जाएगा और दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस 12 एच क्यूब ओवर 12, और ये डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव एट एक्स नॉट है। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो दिस विल बिकम इक्वल टू माइनस एच क्यूब ओवर 12 एफ नॉट डबल प्राइम। ठीक है, टेकिंग xi within this interval x naught से x1 such that this second derivative is the maximum value within this interval। ठीक है, हमने जो ये कहा तो हमारे पास क्योंकि इंटरवल जो था वो ये है, तो हमारे पास डेटा पॉइंट्स जो हैं वो 1 ये हाफ हो जाएगा और ये यहाँ पे ये 1 ये हाफ और ये नॉट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे। सो हम इस इंटरवल में xi की वैल्यू लेंगे, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, देन एरर विल बी मैक्सिमम विल बी इक्वल टू माइनस एच क्यूब ओवर 12 एंड सेकंड डेरिवेटिव एट xi ऑफ द फंक्शन। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू xi। Therefore the Newton-Cotes formula for n equal to 1 becomes integration from x naught to x1 f of x dx equal to h by 2 f naught plus f1 minus h cube over 12 और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट xi। आप देखिए ये हमारी अप्रोक्सीमेशन जो है विद एरर जो है वो आपको इसकी ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, वेयर xi belongs to x naught x1। This is the Newton-Cotes formula for n equal to 2 we have 3 data points। इसी तरीके से हम चलेंगे, हमारे पास जो है न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला इन टर्म्स ऑफ s जो है वो आ जाएगा। हम इसमें n2 के लिए ये टर्म्स लेंगे, इंटीग्रेट अब क्या करेंगे, हमारे पास डेटा पॉइंट्स हैं फ्रॉम x नॉट टू
x2। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू फ्रॉम x0 से x2 p2 s of x dx। जब हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे एग्जैक्टली उसी तरीके से हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना है, क्योंकि x इक्वल टू x0 प्लस sh, तो हमारी जो है वो टर्म्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी। ये देखिए आपके पास इस तरह से ये ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। सो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, क्योंकि x2 जो है जब आपके पास x2 हो जाएगा तो ये आपके पास s की वैल्यू 2 हो जाएगी, x इक्वल टू x0 होगा तो s की वैल्यू 0 हो जाएगी। सो हमारी जो इंटीग्रेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो गई फ्रॉम 0 to 2, और ये आपके पास जो है इसको हमने और x dx को हमने h ds कर दिया। ठीक है, अब ये सारे आपके पास कांस्टेंट्स हैं सिवाय s के। ठीक है, तो हम उसको बाहर ले लेते हैं और इंटीग्रेशन आपकी जो है वो स्टेप बाय स्टेप इसको इंटीग्रेट कीजिए। सिंपल काम है जो आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं। सो जब इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास जो है ये आ जाता है। इसकी लिमिट्स आप देखिए, ये s³/3 है माइनस s²/2 है, लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to 2। जब आप सारी सब्स्टिट्यूट कीजिए आपके पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आपने जब s को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो 2⁻³ जो है वो 8 आ गया, 8/3 माइनस 4/2, तो 4/2 जो है वो 2 हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और उसके अलावा आपने डेल f0 जो है वो f1 माइनस f0 है, और डेल स्क्वायर f0 जो है वो f2 माइनस, अब क्योंकि हमारे पास 3 डाटा पॉइंट्स थे, सो f2 माइनस 2 f1 प्लस f0 जो है इसको यूज़ करें। जब इनको यूज़ करेंगे तो आपके पास आ जाता है ये, और इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया, 2/3 यहाँ पे आ गया था, तो आपके पास जो है ये वैल्यूज़ जो हैं 2/3 है, तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हुआ, 1/3 आ गया। सो h/3 आप कॉमन ले लीजिए तो आपके पास ये आ जाता है सिंप्लीफाई कीजिए, f0 6f0 माइनस 6f0 कैंसिल हो गया, 6f1 और माइनस 2f1 4f1 हो गया, और माइनस f2 जो है वो सिंगल है। सो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f0 प्लस 4 टाइम्स f1 प्लस f2 आ जाएगा। सो हम जो है हमारे पास फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला जो है वो आपके पास सिम्पसन 1/3 रूल ही आ गया है। तो आज का जो लेक्चर है वो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि टाइम के कंस्ट्रेंट भी है। तो इसको हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आज तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।